बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक और वो है आपका ग्रेविटेशन। अभी तक हम मोशन पढ़ रहे थे और अब हम जो स्टार्ट करते हैं मोशन के अलावा, मोशन में क्या क्या पढ़ा था आपने? ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, विद फ्रिक्शन, विद फोर्स, विदाउट फोर्स एंड देन रोटेशनल मोशन। वो सब चीजें आपने पीछे डिस्कस कर ली हैं। अब हम ग्रेविटेशन पढ़ना चाहते हैं बच्चों। Gravitation basically is related with the force between the bodies anywhere kept in the universe। देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लॉ बनाया था न्यूटन ने। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में कहीं भी कोई दो बॉडी रखी हुई है वो आपस में हमेशा अट्रैक्ट करती है। अब जैसे यूनिवर्स में अर्थ है तो अर्थ और सन है, सन अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, कोई दो प्लैनेट आपस में अट्रैक्ट करेंगे, दो सैटेलाइट भी अट्रैक्ट करेंगे, दो स्टार्स भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, स्टार प्लैनेट सैटेलाइट वो भी सब आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कोई दो बॉडी कहीं भी यूनिवर्स में रखी है, एक जगह रखी है, टेबल पे दो बुक रखी है, वो भी आपस में अट्रैक्ट करेंगी। एक मार्कर ये यहाँ रखा है, दूसरा मार्कर यहाँ रखा है, तो दोनों ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे रखे हैं, ये भी अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को। लेकिन क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स इतना है कि दोनों के दोनों मार्कर यहाँ रखें और ये अट्रैक्ट होकर के दोनों आपस में मिल जाएं? ये हमें समझना है। डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? और अगर कोई हैविली बॉडी जैसे अर्थ के ऊपर से यहाँ से कोई बॉडी आप छोड़ देते हैं मार्कर, तो ये अर्थ पे नीचे गिर जाती है, यहाँ नहीं रुकती है। तो ये नीचे क्यों गिर जाती है, इसका क्या कारण है नीचे गिरने का, ये सारी चीजें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। उसे कहते हैं ग्रेविटेशन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट यूनिट है ये आपकी। अच्छा देखिए कौन कौन सी यूनिट अभी तक आपने स्टडी कर ली है। ये आपका यूनिट नंबर बच्चों, पहले था हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड इज काइनेमेटिक्स, थर्ड इज लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ वर्क पावर एनर्जी, फिफ्थ रोटेशनल मोशन एंड नाउ यू कम टू यूनिट नंबर 6। ठीक है, इसे ग्रेविटेशन कहते हैं। तो बेसिकली ग्रेविटेशन किससे करता है? इट डील्स विद द फोर्स बिटवीन two bodies anywhere in the universe। अब यूनिवर्स में देखिए कितना बड़ा यूनिवर्स है, जिसमें आपका गैलेक्सीज हैं, मिलियंस एंड बिलियंस आर स्टार्स आर प्रेजेंट, सो मेनी बॉडीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट, सो मेनी प्लैनेट्स आर देयर, सो मेनी सैटेलाइट्स आर देयर, सो मेनी ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट ऑन दिस प्लैनेट दैट इज अर्थ। सो उन सबके बीच में जो फोर्स होता है उसको जो डील करता है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। सबसे पहले इसमें लेते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए न्यूटन काफी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और न्यूटन्स ने पहले आपको एक लॉ दिया था किसके लिए? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके पीछे थ्योरी बताई जाती है। कोई एप्पल है, न्यूटन्स नीचे बैठे थे, एप्पल ऊपर से नीचे गिर गया, तो उसके पीछे क्या थ्योरी थी? एप्पल के नीचे गिरने को न्यूटन ने एक लॉ में उसको एक्सप्लेन किया, वहीं से लॉ बना बच्चों। तो कैसे बना देखिए, लॉ क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट every body in this universe attracts every other body with a force which is। अब देखिए जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, न्यूटन ने उसको स्टडी करके बताया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज। तो देखिए एक तो पॉइंट ये बताया, जो बॉडीज है, कोई भी दो बॉडी के यूनिवर्स में रखी हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी, और कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनके बीच में ये डिपेंड करेगा दोनों का मास कितना है। एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ऑब्जर्व दैट अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, हैवी बॉडीज हैं, उनका ग्रेटर मास है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होता है, तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड एक और पैरामीटर होता है इसमें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज or between the center of the body. When I'm talking about the center of the body, means between the center of the bodies, because we have read that the center of mass will lie at a point, a single point
ऑन द बॉडी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर है उसका सिंगल पॉइंट पर जो मास कंसंट्रेट करता है, मैज्यूम करते हैं उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, पीछे आप पढ़ के आए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से डिस्क्राइब करें, ये कोई मास है, कोई बॉडी जिसका मास m1, कोई दूसरी बॉडी जिसका मास m2, और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में कितना है, r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है। तो देखिए कितना फोर्स हो जाएगा when two bodies of masses m1 and m2 are kept at distance r apart, then attractive force between them F is, and this force is called gravitational force. This force, इस force का नाम है, is called which force? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स है। ये वो वाला फोर्स है जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे बॉडी मूव करती है। It is not the force by which the body is moving, which is called the external force. You are applying a force on this body. This body starts moving. This is not the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स ये है जिससे एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बच्चों इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करें तो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो F प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इज m1 and m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और F इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमेशा इक्वल टू साइन से आप रिप्लेस करते हैं और इसके साथ एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को यहाँ G कहते हैं बच्चों, m1 m2 upon r square. So the sign of proportionality can be removed or replaced by the sign of equality, and sign of equality comes along with the constant. This constant has its value. अलग अलग फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज अलग अलग होती है इस कांस्टेंट की। कहीं पर आप k इक्वल टू 1 ले लेते हैं, किसी केस में अलग अलग वैल्यूज आती है। तो यहाँ पर इस पहले g का नाम रखते हैं, क्या होता है, g का नामकरण कर दीजिए बच्चों, where g is called universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो समझ आ गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट हो गया है। अब ये यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं बच्चों इसको कि ये थ्रू आउट द यूनिवर्स ये सेम रहता है। कोई भी दो छोटी बॉडी है, कोई बड़ी बॉडी है, कोई स्टार्स है, एक स्टार है दूसरा प्लैनेट है, कोई दो बुक टेबल पे कहीं रखी हैं आपस में, कोई भी दो बॉडी पूरी यूनिवर्स में जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है और उसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है ये जी थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट होता है। और इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये इसकी वैल्यू होती है। तो न्यूटन ने कैलकुलेट करके बताया कि इस जी की वैल्यू ये होगी, और इस फॉर्मूले की हेल्प से पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं भी दो बॉडीज अगर रखी हुई है तो हम उनके बीच के फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अब जैसे हमने जी को, देखो जी को हमने नामकरण कर दिया, जी का नाम रख दिया है, हमें फॉर्मूला मिल गया, एफ का फॉर्मूला होता है, जी की वैल्यू भी हमने बता दी है। अब हमेशा क्या करते हैं, जब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी फॉर्मूले में, ऑलवेज विल ट्राई टू डिफाइन दिस कांस्टेंट। अब इस जी की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ जी, डेफिनेशन, जब भी बच्चों जी की डेफिनेशन लेते हैं, देखिए फिर वही इसमें टेक्निक लगती है। अगर कोई नया फॉर्मूला बनता है, कोई नया मेंबर, ऐसे मान लीजिए जैसे फैमिली में कोई नया मेंबर आता है, नया मेंबर आता है किसी घर में, जो छोटा बच्चा आता है, पहले उसका नामकरण संस्कार करते हैं, फिर उसका नाम रखने के बाद में फिर क्या होता है, उसकी क्वालिटी रखते हैं, क्वालिटी के बेस पे उसको बताते हैं। कुछ लोग जो जन्म पत्री भी बनाते हैं, सारे काम करते हैं कि नहीं, ऐसे ही यहाँ कर लीजिए, ये कोई नया फॉर्मूला बना था, इसमें जी का नया जन्म हुआ, ये जी आया इसमें, अब जी आया, इसका नामकरण संस्कार भी कर दिया, आपने नाम रख दिया, आपने इसकी वैल्यू भी बता दी है। अब इसकी जन्म कुंडली बना रहे हैं, तो जन्म कुंडली में क्या बता रहे हैं, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, सबसे पहले डिफाइन है। मींस ये एग्जांपल देने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये था बच्चों कि जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के बारे में जितनी भी बातें होती है हम हमेशा वो पहले बताते हैं और फिर उस कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अब जिस फॉर्मूले की हेल्प से हमें डिफाइन करना है, तो बताइए जी यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये जी का फॉर्मूला हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें क्या हो सकता है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, अगर m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, एंड r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, देन g इज इक्वल टू f, देन g इज इक्वल टू f, g f के इक्वल हो जाना, क्या देख लीजिए m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा हम 1 kg नहीं ले रहे हैं,
हम यहाँ 1 मीटर भी नहीं ले रहे हैं, अगर ऐसा यूनिट में लेंगे तो यहाँ केजी और मीटर हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो ग्राम और सेंटीमीटर में हो जाएगा। बच्चों जब हम डिफाइन करते हैं किसी पैरामीटर को तो डेफिनेशन जो होती है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम डिफाइन नहीं करते हैं, वी डिफाइन दिस कांस्टेंट और दिस डेफिनेशन इज कॉमन फॉर ऑल द सिस्टम्स, वी ट्राई टू इट, हम ऐसी कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इसमें यूनिट वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो गया, जी किसके इक्वल हो गया, एफ के। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू, मे बी इक्वल टू, इज डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज, कुछ भी आप कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो इस पूरे को अगर लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट may be defined as क्या डेफिनेशन हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन two bodies of unit mass each and kept at unit distance apart, kept at unit distance apart। तो ये डेफिनेशन होगी जी की बच्चों, इसको हम डिफाइन कर दिया आपने जी, और जी की अगर यूनिट यहां से निकालोगे इस फॉर्मूले से तो बताइए एफ की क्या हो जाएगा, न्यूटन, आर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इनटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। So its SI unit will be Newton meter square per kg square, Newton meter square plus kg square per kg square। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी इसके बारे में। तो हमने देखिए पहले तो ग्रेविटेशन बताया क्या होता है, ग्रेविटेशन जो होता है ये स्टडी है फोर्स की, जिसमें दो बॉडी आपस में यूनिवर्स में कहीं भी रखी होती है उसे अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, न्यूटन ने क्या स्टडी किया, कितना दो बॉडीज के बीच में फोर्स होता है वो इसने बताया। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है 10 की पावर -11 है, why we do not experience this force in the daily life between two light objects। हैवी ऑब्जेक्ट्स में तो करते हैं, अर्थ एक बॉडी को दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये तो आपको सबको दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट है, ऊपर से एप्पल नीचे गिर गया किसी एप्पल के पेड़ से, ये मार्कर ने रिलीज किया, ये नीचे गिर गया, तो ये तो फोर्स आपको समझ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, इसलिए हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अर्थ का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा मास होता है, हम इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट भी करेंगे। अर्थ का जो मास होता है अप्रोक्सीमेट 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 kg के आसपास का होता है, ये अप्रोक्सीमेट मास होता है, इट्स ए ह्यूज मास। अगर डेली लाइफ का आप ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास फ्यू किलोग्राम है, फ्यू 100 किलोग्राम है, ठीक है, तो उस केस में देखिए कितनी वैल्यू है, 10 टू द पावर -11। 10 की पावर -11 इज सच अ स्मॉल वैल्यू। जब तक मास बहुत ज्यादा नहीं लेंगे जिसमें 10 टू द पावर -11 को फिर किसी प्लस पावर में कन्वर्ट कर दे, तब तक इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हम नहीं करते हैं। तो देखिए डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास इतना ज्यादा नहीं होता है कि जी की वैल्यू 10 की पावर जो -11 बनती है, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1 kg 1 मीटर लेंगे तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 10 की पावर -11। समझ सकते हैं कितना होगा, 0.0000 करके इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, 1 विच इज सो स्मॉल देन इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली इन डेली लाइफ। ठीक है, लेकिन जैसे अर्थ का मास हमने बताया कितना है, 10 की पावर 24 है, एक इनमें से 10 की पावर 24 हो जाए, अब ये 10 की पावर -11 है, देन यू कैन एक्सपीरियंस, फिर तो बनेगा। देखिए 10 की पावर 24 में से 10 की पावर -11 माइनस करो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 10 की पावर 13 आ जाएगा, तो यानी कि फोर्स जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर 13 की टर्म्स में हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ m1 m2 एंड r। तो अर्थ के केस में या किसी दो प्लैनेट्स के बीच में या मून और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में क्यों हम एक्सपीरियंस करते हैं इस फोर्स को, बिकॉज द बॉडीज आर ऑफ ह्यूज मास, दीज बॉडीज आर ऑफ ह्यूज मास, बट वन द बॉडीज आर स्मॉल in masses, in that case this force becomes negligible। तो यही कारण है कि आपने दो मार्कर यहाँ रख दिए, कल भी यही रखे थे, आज भी यही रखे हैं, किसी टेबल पर रख दीजिए इस तरह, परमानेंट आपको यही रखे मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतना कम है, जब हम इसका मास रखेंगे इसका मास रखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो ये वैल्यू इतनी स्मॉल आएगी, दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिससे कि दिस फोर्स इज नॉट कैपेबल टू मूव दीज टू बॉडीज।
जो दोनों का फ्रिक्शन फोर्स है उसको ये ओवरकम करने में सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अर्थ का आपने एग्जांपल बताया कि जैसे इस मार्कर को अगर अर्थ के ऊपर रिलीज करते हैं देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो बच्चों इसलिए ये रीजन, ये हमें समझ आ गया कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, और जब इन नॉर्मल में से कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो क्यों अट्रैक्ट करता है। जरा एग्जांपल देखिए मून का और अर्थ का। अर्थ पर अगर आप जंप करते हैं तो कितना जंप कर सकते हैं, फ्यू 1 2 3 मीटर्स तक आप जंप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अगर आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा हो और जब हम मून के ऊपर अगर लैंड करें और मून पर अगर हम जंप करेंगे तो हम बहुत हाई लेवल तक जंप कर सकते हैं। क्यों मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम है। तो मून क्यों कम है, क्यों मून का मास भी कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर आप और अर्थ से भी किसी हैवी प्लैनेट पर अगर हम जाएं और वहां पे जंप करें तो जितना हैवी प्लैनेट होता जाएगा, जितना मास प्लैनेट का ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा और उतनी कम हाइट तक हम जंप कर पाएंगे। और जितना लाइट ऑब्जेक्ट होता जाएगा उस पर हमारा जंप ज्यादा हाइट तक हम कर सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे। चलिए अब इसको हम आगे, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। न्यूमेरिकल्स में तो यहीं से सॉल्व हो जाता है बच्चों। अगर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ लिखें तो कैसे लिखेंगे, यानी कि इसी फॉर्मूले को हम वेक्टर की टर्म्स में, हमने वेक्टर्स पढ़े हैं तो वेक्टर्स की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें समझना है। ये हम समझना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इसको वेक्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ Newton's law, vector forms of Newton's law of gravitation। अब देखिए वेक्टर फॉर्म लिखना सीखे बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन ये टेक्निक अगर यहाँ सीख लोगे तो आगे क्लास 12th में भी काम करेगी। जब हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे उसकी वेक्टर फॉर्म लेंगे वहां भी हमें समझ आएगा। अगर ये दो मासेज हैं, ये m1 है और ये m2 है बच्चों, और दोनों का सेंटर है, ये मान लीजिए O1 सेंटर है और ये सेंटर मान लीजिए O2 है सेकेंड बॉडी का, और दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का वो r है। लेकिन जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं in the form of vector, when you are moving from m1 to m2 then we measure it as r12 vector, and when you measure from m2 to m1 then you measure it r21 vector। जैसे आप दो सिटी के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर आप जाते हैं, आप दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं तो दिल्ली टू बॉम्बे इंडिकेट करेगा वन डायरेक्शन, और जब बॉम्बे से दिल्ली वापस आते हैं तो वो दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं r12 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r21 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r। मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल है। अब हम r12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस r21। वेक्टर में आप जानते हैं नेगेटिव साइन हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस व्हिच इज ऑलवेज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ r12 इज देन अपोजिट टू दैट ऑफ r21, यानी कि हमने r12 इधर लिया है 1 से 2 तक और r21 किधर लिया है 2 से 1 की तरफ लिया हुआ है। अगर हम ये कैसे बताएं कि r21 r12 का जो अपोजिट है, इक्वल तो बता सकते हैं। देखो अगर इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो दोनों इक्वल है। ये कैसे बताएं कि डायरेक्शन अपोजिट है, उसके लिए क्या साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे। ये वेक्टर में आपने सीखा था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ये वेक्टर अगर बी है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी बता देते हैं और इसमें मैग्नीट्यूड भी। तो इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड इक्वल बताया गया है, इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसीलिए हमें लिखना पड़ा r12। r12 मींस डिस्टेंस मेजर फ्रॉम m1 टू m2, r21 मींस डिस्टेंस मेजर फ्रॉम m2 टू m1। इस तरीके से हम दोनों को मेजर करते हैं। चलिए अब हम इसको लिख के दिखाते हैं कैसे। फॉर्मूला तो यही है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। m1 फॉर फोर्स किसकी वजह से, m2 की वजह से कितना लगेगा। अच्छा देखो बच्चों, इसमें तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है 1, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है 2, तो F12 और ये क्या लगेगा F21। देखो F1 व्हाट इज F1, फोर्स ऑन फर्स्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू सेकंड। सेकंड को हटा के अलग कर दीजिए, क्या अभी भी फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, सेकंड की वजह से है। तो इट इज नॉट F12, क्या लिखेंगे इसको, F12 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, ठीक है। और ड्यू टू m2 है तो m1 के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, अट्रैक्टिव, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स m2। जरा इधर आ जाए, F21
फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, फर्स्ट बताओ ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो ये हो गया F21 और ये हो गया F12। अब हम लिखना चाहते हैं एम, ये तो आपने लिखा है F12 वेक्टर, ठीक है। चलो क्या होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आर क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आर आएगा R21, क्यों आएगा R21 और अभी बताते हैं, और ये आएगा R21 कैप। देखो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विच प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, जो क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब हम फर्स्ट पर सेकंड की वजह से लेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो सेकंड की वजह से कितना डिस्टेंस है वो वैल्यू हमें मेजर करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू कितनी है R21, दिस वैल्यू इज R21। तो जब आप फर्स्ट पे फोर्स निकालेंगे सेकंड की वजह से, सेकंड से फर्स्ट पर आइए तो कितना मिलेगा R21, और जब सेकंड पर फर्स्ट की वजह से निकालेंगे तो जब फर्स्ट से सेकंड की तरफ निकाल रहे हो तो क्या आएगा R12 आएगा। तो जब फर्स्ट पे निकालते हैं तो आप लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम M2 टू M1, और जब सेकंड पर निकालते हैं तो फिर लोगे आप M1 टू M2। दैट्स वाई क्या लिखा हमने R21, और ये क्या लगा है, यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड R12, और इसी तरह से R21 इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो बच्चों ये कंडीशंस होती हैं। तो कोई यूनिट वेक्टर आप पढ़ गए हैं, इन यूनिट वेक्टर की अब इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताएगा, F12 की। अब R21 की डायरेक्शन क्या है, R21 की डायरेक्शन तो इधर से ही इधर है। R21 की डायरेक्शन कौन सी है, यहां से इधर है, देखो ये लिखा हुआ है R21, ये वाला R21 हो गया। जबकि ये डायरेक्शन किधर है, इस साइड में। तो R21 और R12 बताओ दोनों अपोजिट है कि नहीं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि R21 क्यों लिया हमने R21, किस पे फोर्स निकालते थे, फर्स्ट पर। फर्स्ट पे फोर्स किसकी वजह से, सेकंड। तो सेकंड से जब फर्स्ट पे फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस देखो, सेकंड से फर्स्ट की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो लिया जाएगा, और जब सेकंड पर फर्स्ट की वजह से निकालेंगे तो फर्स्ट से किधर लिया जाएगा, सेकंड की तरफ लिया जाएगा। तो बच्चों ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, R21 की और F12 की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की अपोजिट है। दोनों की कैसी आ रही है, सेम आ रही है, प्लस साइन है। यहाँ फिगर में कैसी है, अपोजिट है। F12 है राइट साइड, R21 है लेफ्ट साइड, इसके लिए क्या लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे। तो बच्चों जब इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को आप ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, चलिए मैग्नीट्यूड को ये भी लिखा जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, R21, और R21 और F12 की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो जैसे यहाँ R21 लिखे तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब जरा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताना बच्चों, क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं। चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। माइनस Gm1 m2 अपॉन R की वैल्यू बताओ कितनी होगी, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से R21 मैग्नीट्यूड, और इसका आएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ये बन जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, माइनस Gm1 m2 दैट इज R21 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर कितना करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये फॉर्मूला आएगा। क्यूब कैसे हो गया, देखो R का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिख दिया, R की तो दोनों वैल्यूज थी, हमने R21 लिख दिया। क्यों लिख दिया R21, इसलिए लिख दिया कि ये R21 अपॉन ये भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R21। सो बच्चों दिस इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म। किसकी वेक्टर फॉर्म है ये, ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन से वाला, ऑन M1 ड्यू टू M2, M1 पर M2 की वजह से। ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। इसको बहुत डिटेल में हमने समझाने की कोशिश की है। अब जरा दूसरा बताते हैं, इसी को अगर हम एक और समझ आ जाएगा। अगर हम इसको F21 लिखे, चलिए सिमिलरली फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। अब बताओ क्या लिखोगे, ड्यू टू M1। ठीक है, फोर्स लिख रहे हैं M2 पर M1 की वजह से, तो क्या लिखा होना चाहिए, F21। बोलो होना चाहिए कि नहीं, F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन M2, और किसकी वजह से, ड्यू टू M1, M21 हो गया। ओके, किसके इक्वल हो, ये मैग्नीट्यूड है, रखो मैग्नीट्यूड कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगी, अब 2 पर 1 की वजह से ले रहे हैं, ये है 2, देखो इधर, ये है 2 पर 1 की तरफ से आइए, कौन सा वेक्टर लिया जाएगा, R12। जब 2 पर 1 की तरफ से लोगे तो R12 आएगा, और हम इसको R12 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैप से। कैप का मतलब कौन सा वेक्टर हुआ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन।
F21 की डायरेक्शन ये बताएगा, लेकिन यहां पर F12 और F21 और R12 दोनों अपोजिट है। F21 किधर है, देखो ये वाला तो हो गया F21 और R12 किधर हो गया, ये हो गया। बोलो ये डायरेक्शन वही डायरेक्शन दोनों कैसे अपोजिट। अब ये तो फॉर्मूला बताता है अगर माइनस साइन नहीं है कि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन दिखानी है तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब वेक्टर फॉर्म आता है तो माइनस साइन आप लेंगे और अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस GM1 M2 अपॉन R12 तो यहाँ ले लीजिए बच्चों, R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए और ये R12 आ जाएगा। और जब हम R12 अपॉन क्या होता है, R12 मैग्नीट्यूड, यही तो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और इसको सॉल्व करने के लिए माइनस GM1 M2 दैट इज इक्वल टू R12 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ये आंसर आएगा बच्चों। सो दिस इज अनदर विच फॉर्म, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर थी मान लीजिए सेकेंड। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। So what is equation number 4 and 5? Vector form of Newton's law of gravitation. What are equation number which 2 and 3? These are vector form of Newton's law. And what does this equation number 1 represent? This is Newton's law of gravitation in magnitude form. तो अगर केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो ये वाला रिजल्ट बनेगा बच्चों, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक ये तरीका हुआ वेक्टर फॉर्म का, दूसरा तरीका ये हुआ लिखने का बच्चों। तो यहाँ हमने दो नॉलेज हमें जरूरी है, दो कॉन्सेप्ट की, कौन से वाली, यूनिट वेक्टर की और डायरेक्शन की। F12 पर R21 आएगा और F121 पर R12 आएगा और ये डायरेक्शन का और इसका रूल होगा। इस तरीके से आपको क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए अब इसका एक स्पेशल केस लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जिसको हम स्पेशल केस में कहते हैं आप ग्रेविटी क्या होता है। नाउ वी टॉक अबाउट ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज ए स्पेशल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक तरह से स्पेशल केस है। और किसका स्पेशल केस है हमारे लिए? विच वन इज द मोस्ट स्पेशल प्लैनेट फॉर अस, ऑब्वियसली ऑन विच वी आर लिविंग। भाई और बाकी प्लैनेट से हमें क्या मतलब है, हमें तो सबसे ज्यादा मतलब अपने प्लैनेट से जिस पे हम रह रहे हैं। तो दिस इज वेरी स्पेशल प्लैनेट फॉर अस। और अगर ये स्पेशल है तो दिस स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। तो फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी क्या है बच्चों? ग्रेविटी इट इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। It is a special case of gravitation. It is the force with which the earth attracts any body towards its center. सेंटर इसलिए लिख रहे हैं कि अर्थ का मास हम कहां जूम करते हैं, सेंटर पे करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच डील्स विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ। और यही फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर गिरती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम फोर्स लेते हैं तो ये m इंटू ए होता है और अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो g होता है। इसको हम वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज वेट? इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इस मार्कर का कितना वेट है, वो वेट हम क्या कहेंगे? हाउ विल यू डिफाइन इट्स वेट? इट इज द फोर्स with which अर्थ अट्रैक्ट्स दिस मार्कर टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम इसका वेट कहते हैं। और ये न्यूटन सेकंड लॉ से आ गया, F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू mg। और यहीं से हम डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बच्चों, यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों? अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो हमें यहां से लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? इफ नाउ वेट कितना हो गया? F इज इक्वल टू तो mg है और F इज इक्वल टू mg में कितना ले रहे हैं? इफ m इज इक्वल टू 1 देन g इज इक्वल टू f। g f के इक्वल हो जाएगा। f क्या? व्हाट इज दिस f? f क्या है? f क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ किसके ऊपर? ऑन यूनिट मास।
on unit mass. So it is the force on a body of unit mass near earth surface. अर्थ सरफेस के आसपास जिससे कि अट्रैक्ट करता है ये फोर्स बॉडी को. सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? सो जी may be defined as force of gravitation और ग्रेविटी, और क्या कहोगे इसको? ग्रेविटी विद विच, कौन से वाला? अर्थ अट्रैक्ट्स यूनिट मास और एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास ड्यू टू द अर्थ. ठीक है, ग्रेविटी ऑन यूनिट मास, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी कौन से वाला? एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास. तो जितना यूनिट मास के ऊपर फोर्स लगेगा, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी तो आपने कहा था एक्सीलरेशन, जब हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यहां क्यों आपने डिफाइन नहीं किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? यहां भी डिफाइन कर सकते हैं. देखो यहां डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर से बॉडी को रिलीज कर दिया, बॉडी नीचे गिर रही है, और जब ये बॉडी नीचे गिरती है ऊपर से रिलीज करने पर, जब यहां से रिलीज करते हैं बॉडी नीचे गिरती है, तो ऐसी केस में इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी रीचेस टू अर्थ? जब बॉडी आपके यहां से छोड़ा आपने, यहां नीचे गिर गई, बॉडी यहां रुकी, तो क्या इसका एक्सीलरेशन जीरो हो गया? नहीं हो गया. अभी भी अर्थ अपने सेंटर की तरफ ये इसको अट्रैक्ट करेगी. तो दैट्स व्हाई ये जो डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसको हमने लिखा है जी में भी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास. कहां पर? नियर अर्थ सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब देखो दोनों डेफिनेशन होगी, यानी कि एक्सीलरेशन तभी भी है जब ये अर्थ के किस पे रखा हुआ है? सरफेस पे रखा हुआ है, तब भी इस पर एक्सीलरेशन काम करता है. अब जो पहले आपने एक्सीलरेशन लिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये जो एक्सीलरेशन, दोनों डिफरेंस कैसे हैं? वो तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई करते थे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं. ये अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही हो सकता है, कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता. तो ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, तो जब अट्रैक्ट करेगी तो सेंटर अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी, और अगर हम अर्थ के सरफेस पर सेंटर की तरफ इसको ड्रिल कर दे, दैट स्टार्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड. इट मींस ये जो फोर्स लगेगा यूनिट मास पर, इसे हम कहेंगे दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कहेंगे. और नियर अर्थ सरफेस कितनी वैल्यू आती है इसकी? नियर अर्थ सरफेस, और जहां हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इसकी, एवरेज वैल्यू रादर लेते हैं, एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो इसलिए लेते हैं, आगे जाके हम पढ़ाएंगे आपको. जी की वैल्यू अलग अलग प्लेस पर अर्थ की अलग अलग होती है. इक्वेटर पर अलग होती है, पोल पर अलग होती है. इक्वेटर पे पोल पे की तरफ जाते हैं तो चेंज हो जाती है, पोल से इक्वेटर पे जाते हैं तब चेंज हो जाती है, हाइट पे जाते हैं तब चेंज हो जाती है, नीचे हम माइन में जाते हैं तब चेंज हो जाती है. तो इस तरह से हम अर्थ के ऊपर नियर अर्थ सरफेस जो वैल्यू लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो बच्चों दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल जी और एंड दिस कैपिटल जी. और यहां से बहुत अच्छे तरीके से हम रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसमें? बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. अब आपके पास दो जी हो गए बच्चों, यू हैव टू कैपिटल एंड स्मॉल जी. अब देखो स्मॉल जी का फॉर्मूला ये हो गया. अगर इसी बॉडी में हम इसे, तो इक्वेशन नंबर 1 होगी बच्चों एम मास पर, फोर्स ऑन मास एम ऑफ द बॉडी. बताइए न्यूटन से, तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाया आपने, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ से ऑफ मोशन से ये आपने बताया. और अगर हम किससे ले बच्चों? फोर्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लें, तो F इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है. इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए. अगर अर्थ सरफेस के आसपास कोई बॉडी रखी हुई है, अगर 2 मीटर 10 मीटर 50 मीटर ऊपर भी है, तो अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा होता है चिल्ड्रन. 6400 किलोमीटर के आसपास का होता है, 6400 किलोमीटर. उसके कंपैरिजन में फ्यू मीटर डिस्टेंस बहुत कम होती है. तो एक मेथड से तो ये फोर्स आया, ये तो फोर्स आया न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन से. एक मेथड ये है न्यूटन सेकंड लॉ. तो न्यूटन के दो लॉ हैं और बॉडी एक है, उसी बॉडी के ऊपर अर्थ का फोर्स निकाला. तो जब आप दोनों को इक्वलाइज कर दोगे, तो यहां से आएगा mg इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. और अगर हम इसको यहां से कैंसिल कर दें, तो g इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर. ये फॉर्मूला आता है.
So this is the relation between small g and capital G. Very important relation. We are going to use small g is equal to capital G, capital M upon R square. इसमें g की वैल्यू कितनी है देखो, g की वैल्यू हमने बताई 6.67 10 to the power -11. m हमने बताया मास ऑफ अर्थ इज 6.024 10 to the power 24 kg. ठीक है, यहां तक अगर ले रहे हो, और r की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर. ये वैल्यू जो होती है बच्चों, ये वैल्यू अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा, ये g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल g, सेम एज दैट ऑफ f और a दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो a की जगह g है, g की डायरेक्शन भी वही होगी. और कौन सी डायरेक्शन है, अट्रैक्टिव. तो यानी कि अर्थ हमेशा किसी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. सो इट इज इमैटेरियल वेदर द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स और द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स और द बॉडी इज स्टेशनरी समवेयर एल्स. In all these cases, the acceleration due to gravity is always vertically downwards. तो जो acceleration due to gravity होता है बच्चों, ये हमेशा vertically downwards ही होगा, ऊपर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because it is in the direction of force. Force की डायरेक्शन में होगा and force is always attractive. ठीक है, तो ये आपका G हो गया. तो बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, वेक्टर्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ से, और किस तरह से इसकी वैल्यू 9.8 निकालते हैं आप. एंड बट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस रिलेशन. इतनी सारी चीजें आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस की.